नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, बंगाल पर बहुत बातें हुई, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी, शपथ ग्रहण के बाद भी और उस दिन भी। लेकिन अब काम की बात है, बंगाल पर ही बात करेंगे और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने शपथ लेने के बाद कौन-कौन से अब तक काम किए और ऐसे कौन से तेवर भी वहां से निकल के आ रहे हैं जिससे आगे सरकार किस मोड में रहेगी और किस प्रकृति के काम करेगी, इसका अंदेशा या इसकी थोड़ी झलक दिखाई देती है। पहली कैबिनेट बैठक हुई और पहली कैबिनेट बैठक में जो 5 डिसीजन लिए गए उसके बारे में आप सबको समाचारों से पता है। मैं कहिए तो एक बार बता देता हूं। पहला ये कि जो बांग्लादेश से हमारी बाढ़ लगाने की योजना थी, जिसको ममता बनर्जी सरकार ने जमीन न देने, अधिग्रहण की प्रक्रिया में बाधा डाल के रोका हुआ था, पहला डिसीजन वो हुआ। उससे भी पहले जो डिसीजन हुआ वो ये हुआ कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं, जैसे आयुष्मान है, हर घर जल योजना है, और इसके अलावा उज्ज्वला योजना है, कृषि फसल बीमा योजना है, ये तमाम ऐसी बहुत सी योजनाएं जिन्हें ममता बनर्जी ने पूर्णतः, और बहुत सी ऐसी योजनाओं उनको तो बिल्कुल भी वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने दिया था। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का काम राज्य सरकार का है। तो सबसे पहला डिसीजन शुभेंदु सरकार की कैबिनेट ने ये लिया कि जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं इस देश में, उन सभी योजनाओं को 100% वेस्ट बंगाल में भी लागू किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बाद कुछ ऐसे डिसीजन जो उस कैबिनेट बैठक में नहीं लिए गए, लेकिन उससे आपको सरकार के तेवर का पता लगता है। ऐसे 7 निर्णय जिनके बारे में मैं अगले कुछ मिनट में आपको बताऊंगा। सबसे पहला निर्णय, वेस्ट बंगाल में अब सड़क पर नमाज नहीं होगी। जी हाँ, सड़क पर नमाज न हो इसके लिए नियम पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि शुभेंदु सरकार ने आके कुछ वहां पर नया नियम बना दिया, लेकिन एक अहम बैठक उन्होंने नबान, जो एक बैठक का प्रशासनिक एक भवन है, अब धीरे धीरे आपको वेस्ट बंगाल के हवाले से भी ऐसी जगहों के नाम को, सचिवालय, नबान और इस तरह की चीजों को आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। तो नबान में उन्होंने पूरे वेस्ट बंगाल के जो सीनियर मोस्ट आईपीएस यानी पुलिस अधिकारी थे उनके साथ बैठक ली और उसमें निर्देश दिए कि किसी भी समुदाय पर अपने उनके धार्मिक स्थल से बाहर लाउड स्पीकरों की चीखती आवाजें नहीं आनी चाहिए। पहला ये निर्देश। दूसरा, सड़क घेर कर, सड़क रोक कर, सड़क जाम कर किसी भी तरह की कोई नमाज नहीं होगी। अब अगर कोई सेकुलर या सूडो सेकुलर बिरादरी आपको चिल्लाते दिखे तो उन्हें जरूर बताइएगा कि शुभेंदु के इस निर्णय के बाद नाखोदा मस्जिद के ट्रस्टी नासिर इब्राहिम ने इस फैसले का समर्थन किया है। बड़े ये नाखोदा मस्जिद और उसके ट्रस्टी का एक अहम रोल है वहां बंगाल के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके बीच। तो साहब उन्होंने खुद कहा कि बिल्कुल धार्मिक आयोजनों के चलते कोई भी सड़क जाम नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकरों की आवाज चाहे वो सुबह शाम हो, चाहे दिन के 5 वक्त हो, वो चीखती हुई नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा निर्देश और आदेश शुभेंदु सरकार ने दिया, जिसका कि पहले ही वो बार बार चुनावी सभाओं में, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे शुभेंदु, ये सारे लोग कहते रहे, महिला सुरक्षा और चुनाव के बाद की हिंसा पर जीरो टॉलरेंस। ये निर्देश है। नई सरकार ने महिला सुरक्षा और राज्य के चुनाव के बाद होने वाली हिंसा, गुंडागर्दी, रंगदारी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों पर। खासकर 2021 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद जो पोस्टपोल वायलेंस बंगाल में हुए, जिसमें रेप के प्रयास और छेड़छाड़, इन सभी 1300 से ऊपर मामलों की फाइल दोबारा खोली जाएगी और इसको सीधे सीधे सुपरवाइज करेगा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, यानी शुभेंदु का ऑफिस इन 1300 से ऊपर मामलों को वो डील करेगा, जिसमें केवल जनरल डायरीज में ये ममता सरकार के समय में दर्ज होती थी, लेकिन ये नोटेड हैं
यानी 1326 अभी तक निकल के आए हैं, उनको जनरल डायरी से निकाल के जिनमें क्लोजर रिपोर्ट लगाई जा चुकी थी उनको भी रीओपन किया जाएगा। इसी के साथ जो सबसे बड़ी एक और समस्या है बंगाल की, वो है अवैध हथियारों का जमाखोरी। आपने देखा होगा किस तरीके से तृणमूल या बाकी ठिकानों से अवैध हथियार मिल रहे हैं। उनके लिए पूरे बंगाल में एक राज्यव्यापी अभियान अवैध हथियारों को रखने के खिलाफ और गैर जमानती धारा लगाई जाए ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। इसके बाद जो तीसरा बड़ा निर्देश दिया शुभेंदु ने, वो है गो तस्करी और अवैध खनन के साथ ट्रैफिक को लेके बड़े कड़े नियम शुभेंदु ने बनाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को बोल दिया है, जिसमें उनके डीजीपी हैं एसएन गुप्ता, एडीजी कानून व्यवस्था अजय रानाडे और कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद, इन सबके साथ बैठक करके सबसे पहले गौ तस्करी, जिसमें पशु तस्करी को शून्य करना, ये उन्होंने टारगेट दिया। उसके साथ 14 साल से अधिक उम्र के मवेशियों का परिवहन सिर्फ एक पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ही किया जाएगा। अवैध बूचड़खाने एक भी नहीं चलने चाहिए, इन अधिकारियों को ये साफ साफ बता दिया गया है। उसी के साथ अवैध खनन, ये बहुत बड़ी समस्या है और खासतौर से वीरभूमि और इन इलाकों में जहां की अवैध खनन होता है, उसमें इन्होंने चूंकि पहले ही अपने जो संकल्प पत्र था भाजपा ने, उसमें ही ये कहा था कि हम सिंडिकेट राज खत्म करेंगे, अवैध कोयला का खनन हो, चाहे बालू का खनन हो या पत्थर का खनन हो, इस पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। हालांकि ये बड़ा टफ टास्क होने वाला है। कारण ये कि हकीकत यही है कि चाहे तृणमूल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो या चाहे भाजपा ज्वाइन किए हुए लोग हों, ये सारे के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब इनको कैसे शुभेंदु अधिकारी और उनके ऑफिसर्स रोकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और एक जो सबसे बड़ा दोष दिखाई देता था सड़कों पर, चाहे वो अभिषेक बनर्जी के जरिए हो, चाहे ममता बनर्जी के जरिए हो, चाहे तृणमूल के और नेताओं के जरिए हो, वो है ट्रैफिक और वीआईपी कल्चर। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में आज भी लंबे लंबे काफिले, 33 40 गाड़ियों के काफिले तो अकेले अभिषेक बनर्जी के साथ चला करते थे, 500 पुलिसकर्मी वो सुरक्षा घेरे में। तो सड़क सुरक्षा पर हेलमेट नियम इनको सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। उसके अलावा सीएम ने अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए खुद के काफिले की आवाजाही के दौरान आम जनता को कम से कम असुविधा और बेवजह हूटर्स न बजाए जाए, ये उन्होंने खुद अपने तरफ से पहल की है और निश्चित इसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। एक और समस्या, आप सबने सोशल मीडिया में तमाम ट्रक वालों के जो पूरे बंगाल के से होते हुए बाकी देश के हिस्सों में आवाजाही करते हैं, उनके जरिए सुना होगा अवैध टोल प्लाजा। जी हाँ, 1300-1400 से अधिक अवैध टोल प्लाजे ये वेस्ट बंगाल में चलते थे। इन सबको, इनमें से ज्यादातर पहले ही समेटे जा चुके हैं, जिन्हें जनता ने बंद कराया, कुछ खुद समेट के भाग गए तृणमूल वाले। लेकिन अवैध टोल, इन सभी टोलों को 100% बंद कराया जाएगा। और चुनाव आयोग के जो अभी चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जितने भी व्यक्ति हैं, एक भी ऐसे व्यक्ति को बंगाल पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं मिले। तो ये थे वो निर्देश जो शुभेंदु ने अपने अधिकारियों को दिए। लेकिन उसी के साथ साथ इससे तेवर जरूर पता चलता है कि किस तरह के जीरो टॉलरेंस की नीति की तरफ शुभेंदु सरकार बढ़ रही है। अब कुछ चुनौतियों पर बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती झंडा बदल अभियान। वेस्ट बंगाल का यह सामाजिक चरित्र है और आप इसे कह सकते हैं कि यह सामाजिक और राजनीतिक चरित्र है कि जो कभी कल लेफ्ट का था, तृणमूल का शासन आते ही उसने तृणमूल का झंडा पकड़ लिया। आपने तमाम ऐसी घटनाएं, ऐसे समाचार सुने होंगे कि रातों रात भारतीय जनता पार्टी के झंडे पकड़े उन्होंने। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी को बेहद गंभीर होना होगा। ये केवल कोलकाता की समस्या नहीं है, यह पूरे वेस्ट बंगाल की समस्या है, ये पूरे बंगाल राज्य की समस्या है और ये वहां के समाज में इतना बुरी तरह घुल चुका है कि इसको दूर करना, इसको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। कारण क्या है, वहां गांव-गांव के स्तर पर झंडे बदल दिए जाते हैं और फिर वही तोलाबाजी, फिर वही अवैध वसूली, ये शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए 2 रास्तों से काम करना पड़ेगा। एक तो सरकार ये काम करे, राज्य सरकार ये काम करे,
और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ये जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये इनिशिएटिव पहले ही ले लिया है। आपने कुछ वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें भाजपा संगठन बाकायदे गाड़ियों पर लाउड स्पीकर लगा के गांव-गांव, छोटे-छोटे इलाके जो रूरल इलाके हैं वहां से लेके शहरों के मोहल्लों तक में ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के अपनी गाड़ी पर या अपने किसी भी अपनी मोटरसाइकिल पर या जिस भी तरीके से अपने यहाँ कोई भाजपा का बैज लगा के घूम रहा हो और अगर वो इस तरह की तृणमूल के शासनकाल में चलती आ रही अवैध वसूली, चाहे वो किसी गाड़ी से हो, चाहे किसी घर से हो, चाहे किसी दुकान से हो, चाहे किसी का छोटे कारोबारी से हो या बड़े कारोबारी से हो, यहाँ तक कि वहां किसानों से भी वसूली की जाती थी फसल ले जाते समय। ऐसी कोई भी वसूली न की जाए, इसको इंश्योर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये इनिशिएटिव वो सूचना देके लोगों को कह रहे हैं कि आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे लोगों की शिकायत आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करिए। तो ये इनिशिएटिव जो एक पार्टी के तौर पर भाजपा को लेना था वो उसने लिया है, लेकिन इसमें प्रशासन को भी इन्वॉल्व होना होगा ताकि अगर कहीं कोई इस तरह की अवैध वसूली करता पाया जाता है और मान लीजिए किसी ग्रामीण ने या किसी आम आदमी ने भाजपा वाले को बताया और भाजपा वाले ने अगर पुलिस को बताया तो निश्चित तौर पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेने के लिए ये एक निर्देश महकमे में होना चाहिए, विभाग में होना चाहिए, ताकि ये दोनों तरफ से जब चलेगा तब जाके ये रुकेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा कोड और आम जनता के बीच सरकार को बदनाम करने के लिए पर्याप्त एक एक्टिविटी है जिसको रोकना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तो देखिए मैंने बार-बार कहा है, सड़क, नाली, पुल, पुलिया और इस तरह के विकास के काम जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर उसको गति मिलेगी और वो कैबिनेट के पहले डिसीजन में दिखाई देता है। जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं अब वहां लागू होंगी। रही बात वेस्ट बंगाल, चूंकि बॉर्डर स्टेट है, वहां की समस्याएं दूसरे तरह की समस्याएं भी वहां पर हैं। जैसे बाड़ाबंदी, तो बाड़ाबंदी का काम शुरू हुआ। उसके बाद वाटर जो मैनेजमेंट है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जल समझौता जिसके राह में बहुत समय तक रोड़ा ममता बनर्जी खुद बनी रही। तो ये सारी चीजें केंद्र और राज्य के समन्वय के साथ दूर होंगी। कुल मिला के जो कुंडली अभी तक शुभेंदु सरकार की, चाहे वो कैबिनेट डिसीजन हो, चाहे अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन और अपने बाकी महकमे से उन्होंने निर्देश दिए हैं, उससे ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि न सिर्फ भाव, यानी जिस भावना से वेस्ट बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर मत दिया है, इतना प्रचंड बहुमत दिया है, उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर ये एक शुभ संदेश है। हाँ, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अब सरकार आने के बाद सतह पर आएंगी और मैं अपने सूत्रों के हवाले से पूरा प्रयास करूंगा कि केवल बैठकर सुनी सुनाई या टीवी में दिखाई देती सोशल मीडिया के फीड पर आधारित बातें आपको न बताऊं बंगाल के बारे में। मैं अपने सूत्रों के हवाले से आपको बंगाल की अब आने वाली समस्याओं, उनके निराकरण, वहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, अपनी कुवत भर हम ये जानकारी प्रारब्ध के मंच पर लेके आने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। दर्शकों, अगर आपको लग रहा हो कि ये वीडियो तनिक भी बंगाल पर सार्थक बात कर रहा है तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप स्नेह देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप इसी तरह लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा बस यहीं तक। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।